नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। और दोस्तों, अगर जो आपने हमारी पिछले हफ्ते की वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो। सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पे है, हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया। यहाँ दोस्तों हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में किसने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है जो उनके विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। यहाँ पे हमारा दोस्तों पहला ऑप्शन है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ। और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनार। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो हैं उनके विशेष सलाहकार के रूप में तैनात रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला प्रश्न, जिसका पहला ऑप्शन दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, किस देश के सलामी बल्लेबाज निशात थरंगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश के सलामी बल्लेबाज जो कि निशात थरंगा परनविताना हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा इंग्लैंड। तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ श्रीलंका। और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा बांग्लादेश। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑप्शन होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों निशात थरंगा परनविताना जो हैं वो श्रीलंका के बल्लेबाज हैं और सलामी बल्लेबाज है, और इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों जो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं उनका प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है IAS नीतीश्वर कुमार। दूसरा ऑप्शन दोस्तों हो जाता है हमारा IAS मनोज कुमार। तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाता है IAS राहुल सचदेवा। और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाता है IAS अनमोल त्यागी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। IAS नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा हैं उनका प्रमुख सचिव चुना गया है या उन्हें नियुक्त किया गया है। यहाँ पे जो हमारा दोस्तों पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है कि सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया, और ये हाल ही में मनाया गया, और ये अभी तक का सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों है 2 सितंबर। दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है 4 सितंबर। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है 7 सितंबर। और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 सितंबर। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑप्शन है 7 सितंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 7 सितंबर को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। और दोस्तों ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता भी की, और इसी के दौरान ये प्रथम स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। और दोस्तों ये जो प्रथम स्वच्छ वायु दिवस है ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को, कब दोस्तों 19 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें दोस्तों 2020 से प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। तो दोस्तों ये जो इस बार जो 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया दोस्तों वो सबसे पहली बार मनाया गया है, और इसे मनाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो दोस्तों 19 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। और किसके द्वारा पारित किया गया था दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित किया गया था। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे 7 सितंबर को सबसे पहली बार प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, या हम कह सकते हैं सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा।
अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ दोस्तों हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश के वित्त मंत्री और साथ ही साथ संचार मंत्री युवराज खटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है रूस, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा है यहाँ बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है नेपाल। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा चौथा ऑप्शन दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि जो ब्रिक्स खेल 2021 में जो ब्रिक्स खेल जो आयोजित होना है उसकी मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है नेपाल, यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा रूस, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है भारत और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है जापान। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी जो है दोस्तों वो भारत को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है दोस्तों? भारत को सौंपी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑप्शन दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत को ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी सौंपी गई है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा सलमान खान, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा अजय देवगन और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है सनी देओल। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आयुष्मान खुराना को जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों आयुष्मान जो है दोस्तों वो जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ दोस्तों उनके उत्पादों और साथ साथ बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का भी प्रचार करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है आयुष्मान खुराना को जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा सातवां प्रश्न। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किसको बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी या और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने के लिए मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि आरबीआई ने या भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको एमडी और सीईओ बनाने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है मुरली रामकृष्णन, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा राहुल सचदेवा, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा अनिल त्यागी और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा मोहन कुमार। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मुरली रामकृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने सीईओ और एमडी के पद के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुरली रामकृष्णन को बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। और दोस्तों उनकी नियुक्ति जो है दोस्तों यानी कि जो दोस्तों मुरली रामकृष्णन जी की नियुक्ति है दोस्तों वो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। यानी कि दोस्तों मुरली रामकृष्णन जो है वो आरबीआई के एमडी और सीईओ का कार्यभार 1 अक्टूबर से संभालेंगे। कब से दोस्तों? 1 अक्टूबर से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि मुरली रामकृष्णन को आरबीआई ने एमडी और सीईओ के पद के लिए नियुक्त किया है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में सबसे शीर्ष या सबसे टॉप में स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा बिहार, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा पंजाब और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ने दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश ने अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों इस सूची में दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों
आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों वो पूरे देश में सबसे स्थान पर रहा, सबसे पहले स्थान पर रहा, लेकिन जबकि दोस्तों तेलंगाना जो दोस्तों वो तीसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश दोस्तों वो चौथे स्थान पर, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पर रहा और आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों वो पहले स्थान पर रहा और तेलंगाना को दोस्तों तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ दोस्तों इस सूची में झारखंड को 5वां, छत्तीसगढ़ को 6वां स्थान और हिमाचल प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ और राजस्थान को 8वां और पश्चिम बंगाल को 9वां और दोस्तों गुजरात को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। किसमें प्राप्त हुआ दोस्तों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा जो चौथा ऑप्शन दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नया नाम रखा है? कंपनी को क्या नया नाम दिया है या रखा है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने एक अपने साथ मिलकर एक नई अपनी कंपनी का एक नया नाम रखा है। उस कंपनी का नया नाम क्या है? पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा FI, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ VI, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा DI और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा NI। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दोस्तों VI ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने नया ब्रांड VI को लॉन्च कर दिया है और इस नए ब्रांड की नज़र भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होंगी। दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने मिलकर अपने नए ब्रांड का नाम VI रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। VI वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर अपना नया नाम रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से हमारा है, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है 8 सितंबर, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा 12 अगस्त, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा 5 मार्च और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है 10 जनवरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पूरे विश्व में साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो दोस्तों समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देना और साथ ही साथ शिक्षा को बढ़ावा देना है। और दोस्तों जो सबसे पहला विश्व साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया गया था दोस्तों? वो मनाया गया था 8 सितंबर। कब दोस्तों? 8 सितंबर 1996 में दोस्तों सबसे पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 8 सितंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 8 सितंबर को दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा 11वां प्रश्न। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? यहाँ दोस्तों हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के ऐसे कौन से रेडियो खगोल वैज्ञानिक हैं जिनका महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर गोविंद स्वरूप, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर राहुल सचदेवा, तीसरा ऑप्शन दोस्तों डॉक्टर अनिल त्यागी और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा डॉक्टर अनुपम स्वरूप। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। यहाँ यानी कि दोस्तों हमारा जो पहला ऑप्शन दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो हमारे डॉक्टर गोविंद स्वरूप हैं ये 91 वर्ष के थे और इनका 91 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर गोविंद स्वरूप भारत के खगोल विज्ञान रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया और 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा 12वां प्रश्न। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना को फिर से लॉन्च कर दिया? यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपनी एक पुरानी योजना स्वयं है उसको फिर से लॉन्च कर दिया है? सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाता है पंजाब, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाता है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ हो जाता है हमारा असम और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है बिहार। तो दोस्तों इसमें से दोस्तों हमारा जो तीसरा ऑप्शन है असम वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों असम ने ही अपनी पुरानी योजना स्वयं को फिर से लॉन्च कर दिया। किसने दोस्तों? असम ने अपनी पुरानी योजना स्वयं को फिर से लॉन्च कर दिया है दोस्तों। और दोस्तों इस योजना का जो उद्देश्य था वो है दोस्तों लगभग राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना। यानी कि दोस्तों जो स्वयं योजना है इसका जो उद्देश्य है लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करना। कितने दोस्तों? 2 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करना ही इस योजना का उद्देश्य है। और दोस्तों इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद स्वरोजगार असम युवा सशक्तिकरण
कर्ण। तो दोस्तों ये हमारा स्वयं का फुल फॉर्म हो जाता है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा एयरपोर्ट है जिसका नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या एयरपोर्ट, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा झांसी एयरपोर्ट और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है बरेली एयरपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है अयोध्या एयरपोर्ट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा और दोस्तों इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों अब तक ये राष्ट्रीय स्तर का था, अभी से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। और दोस्तों योगी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने की कार्यवाही शुरू भी कर दी है और दोस्तों इस एयरपोर्ट का निर्माण दोस्तों वो 2021 तक पूरा करने को बताया गया। यानी कि दोस्तों संभावना है कि 2021 तक इस एयरपोर्ट का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री भगवान श्री राम के नाम पर रखने की योजना बनाई गई है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने आज की इस वीकली करंट अफेयर्स की आखिरी प्रश्न के ऊपर। आखिरी जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी है जो 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने 100 गोल पूरे कर लिए हैं और वो दुनिया का दूसरा ऐसा खिलाड़ी बन गया है जिसने 100 गोल कर रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है सुनील छेत्री, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है लियोनेल मेसी और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है लोथार मथेउस। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाले रोनाल्डो दूसरे फुटबॉलर बन चुके हैं। यानी कि दोस्तों जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है इन्होंने 100 गोल करके दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गए हैं 100 गोल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में। और दोस्तों इनसे पहले जो यानी कि दोस्तों ये थे तो दूसरे खिलाड़ी थे। और अगर हम पहले खिलाड़ी की बात करें तो पहले खिलाड़ी जो हैं जिन्होंने दोस्तों 100 गोल करके 100 गोल का आंकड़ा छू लिया था, उनका नाम दोस्तों है अली देई। वो ऐसा कर चुके हैं और दोस्तों इसी के साथ ये पहले खिलाड़ी बन गए थे और लेकिन हाल ही में रोनाल्डो ने 100 गोल करके दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 100 गोल करके 100 गोल का आंकड़ा छू लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लें पिछली वीडियो के प्रश्न की। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न हमने पूछा था कि ऐसा कौन सा देश है जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री प्लांट विकसित किया है। यहाँ पे दोस्तों हमारे जो ऑप्शन थे नेपाल, दूसरा ऑप्शन था दोस्तों भारत, तीसरा ऑप्शन था चीन और दोस्तों चौथा ऑप्शन था रूस। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑप्शन है भारत, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है और दोस्तों इसे जो है दोस्तों वो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। और दोस्तों इसकी क्षमता दोस्तों कितनी है, 11.5 किलोवाट की इसकी क्षमता होगी। कितनी दोस्तों, 11.5। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है दोस्तों वो भारत में विकसित किया गया है। भारत के दोस्तों कहाँ पे दोस्तों, ये भारत के दुर्गापुर में स्थित किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा पिछली वीडियो का प्रश्न। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो का प्रश्न। दोस्तों आज की इस वीडियो का जो प्रश्न है वो दोस्तों है हमारा कि हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों यहाँ पे हमने प्रश्न आपसे ये पूछा है कि हाल ही में ऐसा कौन सा तेलुगु फिल्म अभिनेता है जिसका दिल के दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है जयप्रकाश रेड्डी, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ हमारा महेश बाबू, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे शिवाजी राजा और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा रवि तेजा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस वीडियो का प्रश्न हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो का इस प्रश्न का आंसर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। और दोस्तों अगर जो आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो अगली वीडियो में दोस्तों हम इस प्रश्न का उत्तर आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एक भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँच सके। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी और हमारी मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आया हो आपको, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी इस मेहनत को, अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत सफल रही है, आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले हफ्ते अगली वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।